हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का विद्या मैथ क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने क्लास 11th अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और अब हम आ गए हैं क्लास 12th में। अगर आप आगे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको क्लास 11th और 12th दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है। और आज हमने क्लास 12th फिजिक्स की शुरुआत किया हुआ है और इसके अंदर मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा यानी कि क्लास 12th की चीज़ों पर तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि अगर आप आगे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये जो हमारे लेक्चर होंगे फिजिक्स के, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्लास 12th फिजिक्स में जिस बुक की हम शुरुआत करेंगे उस बुक का नाम है वैद्युत चुंबकत्व। इस बुक की मैं शुरुआत करता हूं और इस बुक के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है पहले यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बुक में जो मेन रोल प्ले करता है, जो मेन हीरो है आप कह लीजिए, वो है आवेश। ओके, वो है आवेश। अब ये आवेश क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा बुक डिपेंड करता है आवेश पर, राइट? क्योंकि जब ये आवेश गति करेगा तो उसकी कहानी कुछ और होगी, और जब ये आवेश रुका हुआ होगा, स्थिर होगा, विराम अवस्था में होगा, तो उसकी कहानी कुछ और होगी। तो आवेश के इन अलग अलग स्थितियों में हमें अलग अलग तरह के चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो क्या क्या चैप्टर पढ़ने होते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। यदि आवेश स्थिर हो तो देखिए हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना होगा, राइट? पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है स्थिर वैद्युतिकी, राइट? दूसरा जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है वैद्युत क्षेत्र। ओके यार, मैं बहुत ही बेसिक डिस्कस करूँगा ताकि आगे की हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप ये वीडियो शुरू से देखेंगे ना तो आपको आगे की हर चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी है। ओके, दूसरा जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है वैद्युत क्षेत्र। तीसरा जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है वैद्युत विभव। उसके बाद हम एक और चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, वो है वैद्युत धारिता, राइट? वैद्युत धारिता। ओके, अच्छा, अगर ये आवेश गति करेगा, यदि आवेश गतिमान हो तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। अच्छा, यहाँ पे गतिमान होने का मतलब ये है ना कि यार आवेश हो सकता है कि एक समान वेग से गतिमान हो या हो सकता है कि वो असमान वेग से गतिमान हो। ओके, यानी जब आवेश एक समान वेग से गतिमान होगा, एक समान वेग से, आप समझ जाएंगे ना मैं क्या लिखा हूँ। जब ये आवेश एक समान वेग से गतिमान होगा तो इसके लिए जो हमें पहला चैप्टर पढ़ना होगा वो है चुंबकत्व, राइट? उसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वो क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, और तीसरा चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? प्रत्यावर्ती धारा। राइट? और जब ये आवेश असमान वेग से गतिमान होगा, असमान वेग से, पता नहीं दिख रहा होगा या कट रहा होगा, मुझे तो नहीं पता, बट आप समझ लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे, राइट? विद्युत चुंबकीय तरंगे, राइट? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कुल मिला के हमारे पास कितने चैप्टर हो गए यार? 1 मिनट।
थोड़ा ये फंस रहा है, जरा मैं चेक कर लूँ कहीं कट तो नहीं रहा ना साइड में। हाँ ठीक है, चलिए। यानी कि यार हमें चैप्टर कितने हो गए, ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। देखिए इन चैप्टर के अंदर भी हमें बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर, सातवां चैप्टर, और ये हो गया हमारे पास आठवां चैप्टर, राइट। तो यहाँ पे कुल टोटल जो है कि हमें 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, इन 8 चैप्टर में जो है हमारा वैद्युत चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम जो है कि इसमें पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। ओके, नो चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश पर कि यार ये आवेश क्या है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कि आवेश क्या है। तो क्या है यह, अभी हम इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं, यह प्रत्येक पदार्थ के स्वयं का एक भौतिक गुण है, एक भौतिक गुण है जिसके कारण पदार्थ दूसरी वस्तुओं पर या अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है, राइट। अभी परेशान मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ को। बल लगाता है या बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है, आप कह लीजिए, या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, या ओके बल लगाता है, एक ही बात हुआ। यानी कि देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, यह प्रत्येक पदार्थ के स्वयं का एक भौतिक गुण है जिसके कारण पदार्थ दूसरी वस्तुओं पर बल आरोपित करना है। यार कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो ये आवेश है वो हर एक वस्तु के अंदर है, हर एक पदार्थ के अंदर है, हमारे अंदर है, इस मार्कर में है, कपड़े में है, बोर्ड में है, मोबाइल में है, आसपास के जितनी भी आप वस्तुएं देखते हैं सबके अंदर आवेश मौजूद है। और इसी के कारण जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो दूसरी वस्तुओं पे बल आरोपित करता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आवेशों के गुण क्या क्या हैं, आवेशों के गुण क्या क्या हैं, एक एक बात को आप ध्यान से समझिएगा। आवेशों के गुण, पहली चीज तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, राइट। पहला होता है क्या, धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। ओके, दूसरा होता है ऋण आवेश। लेकिन यार सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये धनावेश और ऋण आवेश उत्पन्न कब होता है। ये तो जान गया कि हाँ आवेश 2 प्रकार का होता है, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न कब होता है यार, तो इसको भी हम जान लेते हैं। अब जैसा कि आपको ये बात पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओके, एक परमाणु की संरचना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, इसके अंदर भी मैं एक बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा एक परमाणु की संरचना, ये है हमारा परमाणु। और यहाँ पे आपको पता है कि परमाणु के बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं, क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, राइट। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। ओके,
और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ओके, इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और, प्रयोगों द्वारा हमें पता है, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने इस बात का पता करा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश किसी भी वस्तु पे संभव नहीं है। ओके, अच्छा, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है और ये होता है प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का परिमाण समान होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। राइट। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो वो होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके, अगर मैं बात करूं एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का तो ये होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है और एक न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान लगभग इतना ही होता है। ओके, एक एक चीज को ना यार कि आप नोट करते हुए चलना, एक एक चीज को आप नोट करते हुए चलना क्योंकि ये बहुत ही काम की चीजें हैं। ओके, अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, ये जो मैंने परमाणु बनाया हुआ है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ओके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ओके, मार्कर इंक खत्म है। चलिए, क्या होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और इसी के कारण क्या होता है, परमाणु जो होता है ना उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। ओके, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उदासीन होता है। राइट, बात समझ में आया। देखिए, कई बार है ना, कई बार बच्चों को ये फीलिंग आती है, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि कोई चालक उदासीन है या कोई वस्तु उदासीन है तो कई बार बच्चों की ये फीलिंग आती है कि यार इसका मतलब उसमें आवेश है ही नहीं। यार आवेश है, उस पदार्थ के अंदर आवेश है, क्योंकि आवेश के बारे में मैंने शुरुआत में ही कह दिया हुआ है कि आवेश क्या है कि हर पदार्थ के अंदर मौजूद होता है। ओके, तो उदासीन बोलने का मतलब यह है कि उस पदार्थ में या उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। राइट, ऐसा है तभी ये परमाणु क्या है, उदासीन है। अभी ये क्या है, उदासीन है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। राइट, अब देखिए, हमारा ये प्रश्न था कि धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता कब है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि इसमें से हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लिया। राइट, मान लीजिए कि इस परमाणु में जो है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, मैं मान लेता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है। राइट, इस परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन मैं ले लेता हूं। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर कर लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, 3, और प्रोटॉन तो 5 ही हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्रोटॉन बढ़ गए, 2 प्रोटॉन अधिक हो गए। और 2 प्रोटॉन अधिक होने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। इसका मतलब कि वो परमाणु धनावेशी हो जाएगा, उस पर धनावेश आ जाएगा। राइट, और मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि इस परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है और मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया, इस परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, और प्रोटॉन कितने हैं, 5 ही हैं। प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन
7 हो गए, इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब कि इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमाणु ऋणावेशित हो गया। ओके, यानी यहाँ से आपको क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर धनावेश। राइट, यानी कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर धनावेश, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश को प्रदर्शित करती है और इलेक्ट्रॉन को कमी धनावेश को प्रदर्शित करती है। राइट, आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे आप समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7, और प्रोटॉन कितना हो गया? 5 ही है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है? तो आप कहोगे नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो अब मेरी बात समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न हो प्रोटॉनों की संख्या के, तो हम ये कहते हैं कि जो परमाणु है या जो वस्तु है वो क्या हो चुका है? आवेशित हो चुका है। राइट, आवेशित होने का मतलब समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होगी तो इसका मतलब वो परमाणु आवेशित हो चुका है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो ऋणावेश। क्लियर हुई बात? अच्छा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो आप अपने लाइफ में ज़रूर किए होंगे। वो प्रैक्टिकल क्या है कि जब आप, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कलम है, राइट, मार्कर है, जो भी है, अगर आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो क्या कागज़ का टुकड़ा चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने बालों में रगड़ते हैं और कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज़ का टुकड़ा चिपक जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में क्या चीज़ ऐसा था? मतलब क्यों रगड़ने से पहले कागज़ को नहीं चिपकाया और रगड़ने के बाद कागज़ को चिपकाया? तो आखिर ऐसा क्या हो गया? तो अब मेरी बात समझिएगा। अगर आप रगड़ने से पहले कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो नहीं चिपकेगा। कारण ये हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की जो संख्या है वो आपस में समान है, और इस कारण ये क्या है? उदासीन है। ओके, और जैसे ही आप अपने बालों में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं है, और ये क्या हो गया? आवेशित हो गया। और जब ये आवेशित हो गया तो कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज़ का टुकड़ा चिपक जाएगा। और ये कब तक चिपकाए रखेगा? जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। विभव क्या है मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, क्योंकि कुछ समय बाद क्या होता है, कागज़ अपने आप हट जाता है। ओके, मतलब ये छोड़ देता है कागज़ को। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होने का मतलब कि अब जो वस्तु है वो क्या हो चुका है? आवेशित हो चुका है। ओके, तो इस तरह का प्रैक्टिकल आप अपने लाइफ में ज़रूर किए होंगे। आई होप कि आपको इसके बारे में आइडिया होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये मानता हूँ कि इतनी जो चीज़ें हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, यानी कि पहला आवेशों के गुण में आपको पहला क्या पता चला कि धनावेश आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और दूसरा ऋण। राइट, धनावेश उत्पन्न कब होता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और ऋणावेश उत्पन्न कब होता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ दूसरे गुण की। प्लस प्लस आवेशों में प्रतिकर्षण बल, राइट, और माइनस माइनस आवेशों में भी प्रतिकर्षण बल होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण।
राइट। अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर, ये हो गया दूसरा गुण। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा तीसरा गुण। तीसरा गुण आपको थोड़ा सा इसमें सोचना है। सोचना क्या है, यहाँ पे ये बात मैं कर रहा हूँ तीसरा, कि क्या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वस्तु के द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। मतलब क्या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा? तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे आपको समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, राइट, और अच्छे से समझ में आएगा। समझिएगा, और अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वस्तुएं थीं, ए और ये बी। इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। अभी ये दोनों उदासीन है। उदासीन होने का मतलब, क्योंकि इन दोनों में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। और यदि हमने क्या किया कि इनको आपस में रगड़ा, तो रगड़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, राइट, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो मान लीजिए कि ए से बी में 50 इलेक्ट्रॉन चले गए, ए से बी में 50 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है तो इस पे धनावेश आ जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इस पे ऋणावेश आ जाएगा, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमानों का भी स्थानांतरण हुआ, राइट। यानी कि अगर इसका द्रव्यमान है Ma, इसका द्रव्यमान है Mb, तो बताइए किसका द्रव्यमान अधिक होगा? इसका द्रव्यमान अधिक होगा। इसकी तुलना में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी Ma इज लेस देन Mb होगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में किसका द्रव्यमान अधिक होगा? आप जरा खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, इन दोनों में किसका द्रव्यमान अधिक होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है, राइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में इसका द्रव्यमान अधिक होगा। यानी यहाँ पे कितना होगा? m1 इज ग्रेटर देन Ma, राइट। अच्छा, एक चीज़ और नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, नीचे तो दिख रहा है। चलिए, अगर मैं ये कहूँ कि यार ये बताओ इन दोनों में किसका द्रव्यमान अधिक होगा, ये बताइए। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यानी यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ा है, राइट। तो इन दोनों की तुलना में इसका द्रव्यमान अधिक होगा, यानी कितना होगा? m2 लेस देन Mb। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, राइट। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, राइट। तीसरी चीज कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, राइट। क्लियर हुई बात? अच्छा, एक और चीज क्या है कि धन आवेश आने पर, माइनस आवेश आने पर, यानी आप समझ लीजिएगा ऋण आवेश आने पर क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है? बताइए, ऋण आवेश आने पर द्रव्यमान बढ़ता है। बात समझ में आया? और धन आवेश आने पर द्रव्यमान घटता है। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आया होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी क्या है कि द्रव्यमान
द्रव्यमान, चौथी मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि यदि द्रव्यमान है तो ही आवेश है, यानी द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कहने का मतलब कि यदि द्रव्यमान है तो ही आवेश है, मार्कर है मतलब द्रव्यमान है तो आवेश है, जब यही नहीं है तो इसका मतलब आवेश नहीं होगा, राइट। तो क्लियर हुई बात। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। 5वां पॉइंट, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, राइट। आवेश तो हर पदार्थ के अंदर है तो उसे उत्पन्न करने की क्या ज़रूरत, वो है तो कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल क्या है ना कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, राइट। चलिए 6वां पॉइंट, आवेश निरपेक्ष है। आवेश निरपेक्ष है मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आवेश जो है कि वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, राइट। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। नोट्स बनाने की मतलब बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, राइट। आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। यानी आवेश निरपेक्ष है मतलब आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात, राइट, पॉइंट नंबर 7, मैं इसको मिटा दूँ सारा। चलिए पॉइंट नंबर 7, राइट। अब देखिएगा, आवेश क्वांटीकृत है। आवेश क्वांटीकृत है, क्या मतलब हुआ भाई? देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी आवेशित वस्तु है, राइट, तो इस पे जो आवेश का मान संभव हो सकता है ना, वो 5e हो सकता है। आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, या Q इक्वल टू -5e हो सकता है, Q इक्वल टू 1000e हो सकता है, राइट, या माइनस में भी हो सकता है। Q इक्वल टू यहाँ पे जो है कि 125e हो सकता है, राइट। यानी कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि e के साथ जो भी संख्या होगी वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। e के साथ गुणनफल के रूप में जो भी संख्या होगी सदैव क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। यानी किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान ऐसा नहीं हो सकता, राइट। Q इक्वल टू -5/7e ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इस तरह के आवेश जो होंगे वो किसी भी बॉडी पे संभव नहीं होंगे, राइट। यहाँ पे 1.3 पे मैंने बार लगा दिया, तो इस तरह के आवेश किसी भी बॉडी पे किसी भी वस्तु पे संभव नहीं हो सकता। e के साथ हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा गुणनफल के रूप में, मेरा मतलब पूर्णांक होगा,
गुणनफल के रूप में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी आवेशित वस्तु या कण पर जो आवेश का मान होगा वो सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। राइट, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इस ई को हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं। राइट, ई को हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश। राइट, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इतना, और इसे हम लोग मूल आवेश के भी नाम से जानते हैं, फंडामेंटल चार्ज। राइट, यानी किसी भी वस्तु या कण पर जो आवेश का मान होगा वो सदैव Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में होगा, जहाँ N क्या होगी? N क्या होगी? ये एक पूर्णांक होगा। राइट, पूर्णांक मतलब I के अंदर कैसी कैसी संख्या आएगी? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये -1, -2 एंड सो ऑन। राइट, इस तरह की संख्या होगी I के अंदर। राइट, तो आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। आप ऐसे परिभाषा में लिख लीजिएगा। राइट, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा इस पे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो आवेश है, राइट, क्या है? आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। राइट, अदिश और सदिश का मतलब आप समझते होंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बीमा की बात करूँ, चलिए मैं इसकी बीमा की बात कर लेता हूँ। नोट नंबर 1, आवेश की बीमा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो भी हमारे पास फार्मूले आएंगे उनका हम बीमा जरूर निकालेंगे। ओके, बीमा जरूर निकाला जाएगा। तो बीमा यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए इसकी बीमा, अब Q इक्वल टू आपने पढ़ रखा है, Q इक्वल टू I इंटू टी। I वैद्युत धारा, T समय। ओके, I वैद्युत धारा, T समय। तो इसकी जो बीमा होती है वैद्युत धारा की वो A और समय की बीमा T। तो ये हो गया हमारा आवेश की बीमा। ओके, ये हो गया हमारा आवेश की बीमा। राइट, चलिए अब जरा हम नोट नंबर 2 में आवेश के मात्रक पे डिस्कस कर लेते हैं कि आवेश के मात्रक कौन कौन से होंगे। देखिए कोई चीज़ ना आपसे छूटने नहीं पाएगा, कोई चीज़ यहाँ पे छूटने नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मात्रक की। राइट, तो मात्रक यार हम पहले बात करेंगे SI पद्धति में, SI पद्धति में। राइट, SI पद्धति में मात्रक क्या होगा? कूलाम। राइट, SI पद्धति में मात्रक कूलाम। ओके, अच्छा, CGS पद्धति में हम बात कर लेते हैं, इसको हम क्लीन कर लेते हैं, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ओके, चलिए CGS पद्धति में, CGS, SI पद्धति में बात करें या MKS पद्धति में, एक ही बात हुई, ठीक है। CGS पद्धति में, CGS पद्धति में क्या होगा कि पद्धति में जो मात्रक होगा वो होगा स्टेट कूलाम। राइट, क्या होगा? स्टेट कूलाम। राइट, STATE, स्टेट कूलाम। या एक और होता है मात्रक हमारा, और ये क्या होता है? ESU, आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसका मतलब हुआ क्या? ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। राइट, अच्छा हिंदी में क्या कहेंगे?
हिंदी में इसे हम कहेंगे स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई हिंदी में। अच्छा, एक और होता है या देखते जाइए, या EMU, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो आप समझ ही सकते हैं। EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, अच्छा हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई। ओके, अच्छा एक और होता है। अब कहोगे सर कितना होता है? ये नया चीज आपको मिलेगा थोड़ा सा, ABC। अब कहोगे सर ये क्या आपने लिख दिया? ABC यानी इसको जो है कि आप AB कूलाम पढ़िए, AB कूलाम, ABC एक्चुअली आप ABC यहाँ पे क्या है? कूलाम बता रहा है, राइट? AB कूलाम ये होता है हमारा। ओके, ये थोड़ा सा आपके लिए नया लग रहा होगा, राइट? तो ये हो गए हमारे पास कुछ इस तरीके के मात्रक। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसको क्लीन कर लेते हैं और थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं। और आगे बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। आगे यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? सबसे बड़ा मात्रक होगा हमारा क्या? फैराडे, फैराडे, राइट? जिसको हम लोग F से लिखते हैं। और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात जरा ध्यान से समझिएगा। एक ABC यानी कि एक AB कूलॉम बराबर कितना होता है? 10 कूलॉम। ये होता है 10 कूलॉम, राइट? अच्छा, एक फैराडे में कितना कूलॉम होता है? तो 1F बराबर होता है 96500 कूलॉम। एक फैराडे में होता है इतने कूलॉम। क्लियर हुई बात? ये सभी ना अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत ही मदद होगा, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे और हम आगे बात कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो है कि एक ABC कूलॉम, मतलब कि आप चाहें तो आप EMU भी आप लिख सकते हैं, राइट? EMU भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ESU भी आप लिख सकते हैं, राइट? चलिए अब यहाँ पे जो एक कूलॉम होता है, एक कूलॉम की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कितना? 3 × 10⁹ कूलॉम। मतलब समझ में आया? अच्छा एक चीज़ और, इसके जगह पे ना आप चाहें इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो इसी की मदद से इसको फाइंड आउट किया जाएगा, राइट? 10 को आप उधर इधर भेज दीजिए तो 1/10 ABC, यानी कि आप लिख सकते हैं एक कूलॉम बराबर इधर आएगा तो 1/10 ABC, या स्टेट कूलॉम, या EMU, राइट? या ESU। ABC की जगह पे आप लिख सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें जो है आपको समझ में आई होगी, राइट? अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और छोटे छोटे मात्रक पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, चलिए आगे मैं क्या बात कर रहा हूँ जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कहूँ कि एक डेसी कूलॉम, 1 मिनट थोड़ा मैं इंक फिल कर लूँ। थोड़ा मैं इंक भर लूँ। ओके, काफ़ी देरी से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ।
चलिए, अच्छा चीज़ें जो भी है ना वो क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हो रही है ना, होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं से कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। यह ध्यान समझिएगा, अगर मैं कहूँ क्या कि 1 डेसीकूलम, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं 1 डेसीकूलम, ये होता है 10⁻⁻1 कूलम, राइट। अगर मैं कहूँ कि 1 सेंटीकूलम, 1 सेंटीकूलम, राइट, ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी है, ये होगा 10⁻² कूलम। अगर मैं कहूँ 1 मिली कूलम, और ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ कूलम। अगर मैं कहूँ 1 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। अगर मैं कहूँ कि 1 नैनो कूलम, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। अगर मैं कहूँ 1 पीको कूलम, जिसको मैं ऐसे कहूँगा P कैपिटल C, तो 10⁻⁻12 कूलम, राइट। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए तो हमेशा हम लोग कूलम में ही चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ 1 डेका कूलम, राइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻1 कूलम। अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि 1 हेक्टोकूलम, 1 हेक्टोकूलम, तो ये हो जाएगा 10⁻² कूलम। अगर मैं कहूँ 1 किलो कूलम, ठीक है, सॉरी ये आई होगा, 1 किलो कूलम, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻1 मेगा कूलम, राइट, जिसको हम कैपिटल MC से लिखेंगे, हो जाएगा 10⁻6 कूलम। अगर मैं कहूँ 1 गीगा कूलम, तो ये हो जाएगा 10⁻9 कूलम, राइट। तो यार इतनी चीज़ें जो है ना, थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा इसमें लिखवा दिया हुआ है, तो इतनी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान में होना ही चाहिए, राइट, है कि वो क्लियर होंगी। और इसको जो है कि मैं क्लीन करता हूँ और थोड़ा सा हम जो है कि और आगे बढ़ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह स्वयं ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्वयं ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं, राइट। और यहाँ पे जो ये क्वार्क होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपक्वार्क, अपक्वार्क जो इलेक्ट्रॉन के 2/3 से मिलके बना होता है, राइट। और एक होता है डाउन क्वार्क, राइट, और ये 1/3 भाग से मिलके बना होता है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए क्या होता है कि 3 डाउन क्वार्क की जरूरत होती है, 3 डाउन क्वार्क की आवश्यकता होगी, अब खुद देखिए मिलके बन जाएगा। 3 डाउन क्वार्क का मतलब क्या, -1/3e, फिर क्या होगा, आप इसके साथ प्लस में -1/3e करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3e माइनस 1/3e, यानी -3/3e कट के कितना आ जाएगा, -e। क्लियर हुई बात। अच्छा,
अगर मैं बात करूं एक प्रोटॉन के लिए, तो एक प्रोटॉन को बनाने के लिए क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि 3 अपक्वार्क प्लस कितना 3 डाउन क्वार्क, 3 आप ऐसे कर लीजिए, और 3 डाउन क्वार्क की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, कहीं हिंदी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा तो सॉरी, अब बट अपने हिसाब से मैं सही लिखने का ही प्रयास कर रहा हूँ। आवश्यकता होती है, ठीक है ना, आवश्यकता होती है। यानी खुद देखिए 3 अपक्वार्क होगा तो 6/3e प्लस, और ये 3 डाउन क्वार्क होगा तो 3 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 3/3e कट के 2e माइनस e इक्वल टू e। क्लियर। अच्छा, अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो एक न्यूट्रॉन, आप समझ लीजिएगा, एक न्यूट्रॉन को बनाने के लिए कितना होगा, 1 अपक्वार्क और 2 डाउन क्वार्क की आवश्यकता होती है। देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा 2/3e माइनस 2/3e इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है। क्लियर हुई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, राइट। अब हम जो है कि अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अभी तक ये पूरी जो कहानी चल रही थी जो है कि ये आवेश के आगे, मैं ये सारी चीज़ें आप नोट करके लिख लीजिएगा, मैं आवेश की गुणों पे बात कर रहा था, राइट। तो पता नहीं 6 या 7 गुण मैंने बता दिए थे, जो भी हो उसके आगे पता नहीं 8वां है कि 9वां है, मुझे नहीं पता। तो मैं आगे चलता हूँ, राइट। आगे 8वां प्रॉपर्टी क्या है, 8वां गुण क्या है, तो आप समझिएगा, राइट। 8वीं या 9वीं जो भी है आप देख लीजिएगा। तो ये क्या कहता है कि धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। मतलब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। और अगर मैं बात करूँ ऋणात्मक आवेश की, तो ये क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगा, राइट। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे विभव के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस पर मैं डिस्कस करूंगा तो और भी लंबा होगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे बेस्ट जैसे मान लीजिए हमने कुछ इस तरह का, यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कोई चालक ले लिया और एक चालक मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। इस पे मान लीजिए है +10 कूलम आवेश और इस पे है 26 कूलम आवेश, राइट। और इन दोनों को मैंने तार द्वारा जोड़ दिया। और मैं यहाँ पे अगर आपसे ये पूछूं कि आवेश का जो प्रवाह है वो किधर से किधर होगा, तो आप कहेंगे सर ये 26 कूलम है, 10 कूलम है, यानी इधर से इधर आवेश का प्रवाह होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है, धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि यार हमें इन दोनों का विभव पता ही नहीं है। तो जब विभव नहीं पता है तो हम ये नहीं बता सकते कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा। बस 5 मिनट सर, आवेश किधर की ओर प्रवाहित होगा, यानी कि विभव के जानकारी के बिना इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो, मान लीजिए दोनों पिंड क्या हो, एक समान हो, दोनों पिंड एक समान हो और इस पर हो 10 कूलम आवेश और इस पर हो 25 कूलम आवेश। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो जो आवेश होगा वो उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगा, यानी इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगा। और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का आवेश समान न हो जाए, यानी कि
क्या होगा कि आप देख सकते हैं, इसको आप 26 कर लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। 26 और 10 36, यानी अंत में इस पे आवेश कितना हो जाएगा 18 कूलाम, और इस पर भी आवेश 18 कूलाम। यानी कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी पिंड समान होंगे तो जो आवेश होगा वो उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगा, और ये तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों चालकों पर आवेश समान न हो जाए, राइट। और यहाँ पे धनात्मक आवेश उच्च से विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। ऋणात्मक आवेश की बात करें तो ये निम्न से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगा, और ये प्रवाहित तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो कुछ नई चीज़ें भी आपको इसके अंदर सीखने को मिली होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट